कंपोजिट सिस्टम है तो इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास लोकेशन के लिए जो जैसा कंपोजिट सिस्टम में करते थे, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये यहाँ पे होगा L/2। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा L/2। इसका मास जो है यहाँ पे लोगे, इसका मास यहाँ लोगे, तो m1x1 प्लस m2x2, सपोज कि एक सेंटर ऑफ मास। अब ये भी पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी होता है। तो ये जो शेप है इसमें सेंटर ऑफ मास इस लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब 45 डिग्री वाली लाइन पे होगा। 45 डिग्री वाली लाइन मतलब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स हो गया। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास। तो सपोज कि x फाइंड करेंगे वही y भी होगा। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू x1। x कोऑर्डिनेट इज L/2, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट L/2, m1x1 m इंटू L/2 प्लस m2x2 m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2m। सो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू L/4, तो y सेंटर ऑफ मास भी L/4। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो है L/4, L/4 पे। पहला पॉइंट तो ये है। जल्दी जल्दी में जो है तुम्हें लगेगा L/2 इधर से मिडिल उधर से मिडिल, अरे नहीं, मास ज्यादा है ना टोटल का, वो तो एक रॉड का L/2 पे है। पूरे सिस्टम का कहाँ पे होगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। अब इस पे इक्विलिब्रियम है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। रिजिड बॉडी है तो टोटल इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है। फोर्स है कौन कौन से, फोर्स है कौन से, फोर्स जो है वो यहां से हिंज से रिएक्शन फोर्स होगा, हिंज से रिएक्शन फोर्स होगा। हिंज रिएक्शन हम कैसे दिखाएंगे, दो कंपोनेंट एज्यूम कर लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां से हाँ, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन पहले बताया था इसका, L/4 पे। तो ये Rx एंड Ry, Rx एंड Ry यहां से है ये। दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा फोर्स ग्रेविटी का है। अब इन दो फोर्सेस का रिएक्शन फोर्स का जो टॉर्क है जीरो है, इन दोनों का जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, वो जीरो है। तो अब सपोज करो कि मैं ये पॉइंट और नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो है, ये बात समझ रहे हो, क्यों जीरो किसी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है, क्योंकि रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो नेट टॉर्क अगर जीरो है तो हम फोर्सेस देखेंगे कि दो ही फोर्स है, रिएक्शन और mg, रिएक्शन और ग्रेविटी। और ये क्या है, नेट टॉर्क जीरो अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल फ्री हो एकदम, अबाउट एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, पॉइंट में हिंज पॉइंट को ले लेता हूँ, हिंज पॉइंट को, हिंज पॉइंट के लेने से ये दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। जीरो। अब बचा सिर्फ mg, यस सर। mg का टॉर्क भी जीरो होना है, mg का टॉर्क जीरो होना है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब mg को क्या करना होगा, इसी पॉइंट से पास करना होगा। किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स यस का सर। टॉर्क अगर जीरो है मतलब उस फोर्स को उसी पॉइंट से पास करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो इस पॉइंट से mg पास करेगा और mg तो होता वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि क्या है कि mg जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का, वो कहां पे होगा, जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। कि कोई भी रिजिड, सस्पेंशन। जब कोई भी यस रिजिड सर। बॉडी को अगर हम सस्पेंड करेंगे, यहाँ से सस्पेंड कर लेंगे और फ्रीली ये सस्पेंडेड है, तो ऑलवेज यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी मस्ट लाई बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्यों, सस्पेंशन। क्योंकि रिएक्शन फोर्स है और mg है, रिएक्शन फोर्स का टॉर्क हिंज के अबाउट जीरो है, mg का टॉर्क जीरो होने के लिए mg को उसी पॉइंट से पास करना चाहिए। तो ऐसे बोल देंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इसको लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई बिलो must lie below the point of suspension। तो ये पॉइंट है,
हमेशा रिजिड बॉडी कोई भी इक्विलिब्रियम में होगा तो सीधे कहोगे कि सेंटर ऑफ मास उसका उसी पॉइंट के नीचे है। तो अब सेंटर ऑफ मास हमने लोकेट कर लिया, सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, तो सेंटर ऑफ मास पता है, तो ये तो L/4 है, ये L/4 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस 3L/4 होगा, 3L/4 होगा, और ये डिस्टेंस L/4 है, ये डिस्टेंस L/4 है, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगी L/4। अब यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब L/4 डिवाइडेड बाय 3L/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू L/4 डिवाइडेड बाय 3L/4। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1/3। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये हर टाइप के रिजिड बॉडी के लिए ट्रू है। इसमें किसी को कोई डाउट बताओ पहले। No, नेट sir. टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो, सो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, सो नेट टॉर्क अबाउट हिंज जीरो, हिंज के अबाउट जो है वो रिएक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो ही है। ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होने के लिए इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एंड ये जो है हमेशा सबके लिए ट्रू है। सबके लिए ट्रू होने का मतलब क्या है, सपोज करो कि मान लो मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग सस्पेंड कर सकता हूँ, कोई भी रिजिड बॉडी सस्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, वहां से सेमी सर्कुलर रिंग सस्पेंड हो जाएगी, सेमी सर्कुलर रिंग अगर सस्पेंड करते हैं, सपोज करो कि ये है, अभी ठीक होगी बस, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये यहाँ से सस्पेंड कर दिया ऐसे, है ना, इसके रेडियस, इसके रेडियस है, इसके रेडियस आर है, तो अब इस रिंग को ऐसे सस्पेंड करके अटैच करके जब रिलीज करेंगे तो ये रिंग थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, ये रिंग टिल्ट हो जाएगी, तो ये रिंग अगर टिल्ट हो गई तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये वही रिंग है, लग नहीं रहा है लेकिन ये है, क्योंकि एक बार ये मास्टरपीस बन गया दोबारा नहीं बनाया जा सकता इसको। तो यहाँ से ये टिल्ट हो गया, अब ये वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि भाई फाइंड थीटा मेड बाय दिस डायमीटर विद द वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि भाई रिएक्शन फोर्स है, ये है रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास, ये जो है केवीपीवाई में क्वेश्चन आया हुआ है, सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बस बात खत्म। तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कहाँ होता है, सेंटर से R/2 पे, क्यों, रिंग का कितना होता है भाई, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर R/2 और 3R/8 क्या होता है, कोई बताए। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम इन ऑनलाइन क्लास, अरे याद नहीं कुछ, R/2, थ्री आर बाई Sir, एट 2R by 2R by pi. 2R/पाई, ये याद है कि सर्च किया टू नहीं आर बाई सर, टू आर बाई सर पाई याद था। 4R/3 पाई, ये R/2, ये हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसमें से ये चारों ऑब्जेक्ट सस्पेंड हो सकते हैं, हॉलो भी सस्पेंड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ से सस्पेंड कर दिया, बस सेंटर ऑफ मास इसके बिलो हो जाएगा, और जो है वो mg सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करता है, तो ये यहाँ से सेंटर से 2R/पाई पे होगा, 2R/पाई, और ये रेडियस है r। अभी हम यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2R/पाई डिवाइडेड बाई, कहीं पता चला क्वेश्चन पूछा गया तो साइड में साथ में सर्च कर ले रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, कौन याद करे, बाई r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/पाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/पाई, याद रखना है इसको बिल्कुल। कुछ भी सस्पेंड करें, हेमीस्फीयर भी सस्पेंड हो सकता है, हॉलोस्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी जो भी है वो हमेशा टिल्ट होके, अगर मान लो कोई रेगुलर शेप है बिल्कुल, वहां से अगर मान लो मैंने इसको सस्पेंड किया, ऐसे सस्पेंड किया, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा वो डायरेक्टली इसके बिलो आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन
बहुत सारे हो सकते हैं, सोल्यूशन सबका सेम है। ये हो गया, तो लैडर हो गया, डोर हो गया, रिजिड बॉडी हो गया, और रॉड वगैरह हो गए, ये सारे जो है सस्पेंडेड। 2r/π सर जितना डिस्टेंस होगा थीटा में। पता नहीं यार, ये तो निकालना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस होगा थीटा में, मतलब एंगल कितना होगा, इसके इक्वलेंट यस एंगल सर, कितना। यस सर, हाँ, वन यस पे तो सर। 45 डिग्री होता है ना, तो ये 1 से कुछ कम होगा, 2/π मतलब 2/3, तो 0.6 होगा, तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं 32 33 ऐसे, या 3/4 होता है इसका, 37, 1053 जो है वो 4/3 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 3/4। अब ये सर्च कर सकते हो, ये मिल जाएगा, एंगल, एंगल की वैल्यू 30 के आसपास होगा, 45 पे 1 होता है, तो tan थीटा इंक्रीज करता है, तो अगर ये 1 से कम होगा कुछ, तो 45 से कम, मतलब मान लो 35 से 40 के बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है। यस सर। ये अलग अलग विज्ञान में लगा हुआ है, ये रिजिड बॉडी वाला समझ में आ गया कि नहीं, 2/π फाइंड करने में लगा हुआ है सौम्यदीप। नहीं सर, मैं एंगल का नहीं पूछ रहा हूँ, वो जो सर tan थीटा इक्वल टू सर 2r/π जो लिखे वो वाला सर, मतलब डिस्टेंस है, वो कितना ट्रैवल किया है थीटा एंगल में। डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल कर रहा है, ये तो सेंटर ऑफ मास की हाइट है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास की हाइट है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें डिस्टेंस कहाँ से आ गया, 2r/π मतलब क्या, 2πr/r कुछ याद आ रहा है इसको, तो ये एंगल। सर वही वाला जो हाइट का वो, उसी में नहीं कंफ्यूज सर, उसे लगा कि वो जब टिल्ट होगा तो उतना वो ट्रेवल किया होगा। अच्छा डिस्टेंस, ना ना ना, डिस्टेंस नहीं है भाई, क्या ये, इससे पता चल रहा है कि सो रहा है ये, है ना, बीच बीच में अचानक नींद खुल रही है, है। नहीं ठीक है, तो 2 3 टाइप के हो गए, डोर, डोर लैडर और रिजिड बॉडी, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया। अब एक और चीज ये है, इक्विलिब्रियम में ही एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या है टॉपलिंग, हालांकि ये सबसे लास्ट में बताता हूँ, बट इस बार तुम्हारे में पहले बताऊंगा। तो टॉपलिंग, टॉपलिंग क्या है, जैसे मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे प्लेस किया हुआ है, अगर मान लो कोई इस पे फोर्स अप्लाई करता है एक साइड से, फोर्स अप्लाई करेगा तो ऐसा है कि ये जो है टॉपल कर जाए, मतलब ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और वो फॉल डाउन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट टॉपल कर गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो, जैसे मान लो इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की कुछ पोजीशन वगैरह ऐसे है कि ये टॉपल नहीं कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है ऐसे, जैसे मान लो अपने कबर्ड को या फ्रिज को स्लाइटली अगर कोई पुश कर रहा है, तो ज्यादा ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो वो टॉपल कर सकता है, और फोर्स कहीं चेंज करेगा तो उससे क्या होगा, वो स्लाइड कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, टॉपल नहीं करेगा। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि टॉपल होते होते स्लाइड हो, मतलब क्या है कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया थोड़ा सा टिल्ट हुआ और फिर ये खिसक गया, फिर थोड़ा सा टिल्ट हुआ फिर ऐसे हो गया, तो ये क्या है, टॉपलिंग विथ स्लिपिंग या विथ स्लाइडिंग, ठीक है, या बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग विथ टॉपलिंग, इसको कि स्लाइटली टॉपल भी हो रहा है, स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है, तो हमारे दो। ये टॉपलिंग समझ में नहीं आया थोड़ा। आज सुन लो, अभी तो शुरू ही हुआ है, समझ में कहाँ से आ जाएगा। ये टॉपलिंग का मतलब है कि फोर्स अप्लाई करें और ये गिर जाए, तो ये टॉपल कर गया, इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की टॉपलिंग हो गई। टॉपलिंग मतलब क्या होता है, लुढ़क जाना, तो हमने फोर्स अप्लाई किया और ये टॉपल कर दिया। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितने टाइप के इसके मोशन हो सकते हैं, कितने टाइप के केसेस हो सकते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे, एक केस है कि ये ऐसे गिर जाए, तो ये बोलेंगे कि ये टॉपल कर गया। दूसरा केस है फोर्स अप्लाई किया और ये टॉपल ना करे, ये ऐसे स्लाइड होने लगे, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कब होगा, वो कंडीशन डिराइव करेंगे। तीसरा केस है कि
टॉपल करते करते स्लाइड करे, मतलब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो फिर स्लाइड हो जाए, फिर थोड़ा सा टिल्ट हो फिर स्लाइड हो जाए, मतलब पूरी तरह से गिरे नहीं। तो ये हमारे किसी भी रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से तीन तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझे ये चीज? अभी अगर एक फ्रिक्शनलेस रोड पे एक आदमी चलने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो मतलब स्लाइड होके, मतलब वही स्लिप होके वो जब गिर जाता है तब भी वो स्लाइड और टॉपल दोनों होगा। टॉप मतलब फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे कोई चलने की कोशिश कर रहा है और गिर जा रहा है वो, आप बोल सकते हैं कि उसका जो है टॉपलिंग हो गया और चल हाँ ले सर, रहा है। मतलब वो हाँ सर, वो एक्चुअली टॉपलिंग मतलब चलो ठीक है, वैसा उस केस से रिलेट कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले देखो, मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा अब कोई खड़े खड़े ऐसे गिर जा रहा है तो वो टॉपलिंग में काउंट नहीं होगा, ठीक है? कि ऐसे कोई खड़ा है और कोई गिर गया। हाँ वो सर ठीक है, कोई उठा के काम आती है। आ, जैसे मान लो ये है, ये एक रिजिड बॉडी है, एक ये क्यूबॉइड है। अभी तुम सिर्फ पॉसिबिलिटी को सोचो, धीरे धीरे ये कनेक्ट हो जाएगा। इसकी हाइट है h, कैपिटल H, और इसकी बेस है ये, ऐसा स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है। अब इसमें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एकदम सिंपल चीजों में इसको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना है। पूछने के लिए टाइम दूंगा, पहले सुन लोगे, ठीक है? उसके बाद फिर पूछोगे। इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं? ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है चुपचाप। इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? एक तो यहाँ पे ग्रेविटी, ग्रेविटी और सर mg एम जी। फ्रिक्शन नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा अभी। अभी वो मूव तो नहीं कर रहा तो फिर नो क्या है? सर अभी फ्रिक्शन नहीं। अभी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे mg होगा। mg किस पॉइंट पे एक्ट करता है? mg ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास पे mg एक्ट कर रहा है। अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा? अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ, अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है, ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे प्लेस्ड है तो इक्विलिब्रियम में है, चुपचाप ये पड़ा हुआ है, तो इस ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम इस पे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। नहीं तो रखते ही रोटेट रोटेट कर रहा होता ना, अगर नेट टॉर्क 0 नहीं होता। चुपचाप पड़ा हुआ है मतलब रोटेशन भी नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं है। तो नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। तो दूसरा फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन है। वो नॉर्मल रिएक्शन भाई, कांटेक्ट तो इसका बहुत ब्रॉड है। जो रिजिड बॉडी है, हमने बोला है क्या कि कांटेक्ट सरफेस पे एक्ट करता है, लेकिन अब कांटेक्ट पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। कांटेक्ट पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है? तो उसके लिए हम बोलेंगे कि मान लिया कि ये यहां से, मान लिया कि ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर एक्ट कर रहा है तो हम इक्वेशन लिखेंगे भाई, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो n इज इक्वल टू mg है, अपवर्ड डाउनवर्ड। नेट टॉर्क 0 है, नेट फोर्स 0 मतलब नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखता हूं अगर, तो सेंटर ऑफ मास से mg का तो टॉर्क 0 हो गया, बट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आ रहा है। कि अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क आ गया। किस सेंस में आ गया? क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक को जैसे ही रखें वैसे ही वो गिर जाए? ऐसा तो होता नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पे नहीं एक्ट कर रहा है। तो वो नॉर्मल कहाँ एक्ट कर रहा होगा? वो नॉर्मल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि दो ही फोर्स हैं और दोनों का टॉर्क 0 है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं देता हूं, तो ग्रेविटी का टॉर्क 0 है, तो नॉर्मल का टॉर्क 0 होने के लिए उसको यहीं से पास करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बात समझे? ये पॉइंट, दो ही फोर्स हैं, एन और एम जी यस हैं। सर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट
और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट टॉर्क 0 है अबाउट एनी पॉइंट। मैं सेंटर ऑफ मास ले लिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क 0 है। अब सिर्फ बचा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का टॉर्क भी 0 ही होना है उस पॉइंट के अबाउट। 0 होने के लिए क्या होगा, उसी पॉइंट से पास करना पड़ेगा इसको। मतलब नॉर्मल रिएक्शन अभी इस केस में कहां से पास करेगा, थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्लियर, ये हो गया। Yes, sir. अब इसमें थोड़ा चेंज होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट हुआ, अब मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करता हूं एक्सटर्नल। यहाँ तो पहले समझ में आ गया, जब कोई फोर्स नहीं है तो ऐसा ये नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अब इसमें एक सर, फोर्स, जो आपने केस बताया, हाँ अभी वो केस आएगा, अभी वो केस आएगा कि टॉपल होगा नहीं होगा वो सब ना। अभी सिर्फ पहला पॉइंट ये समझो कि नॉर्मल इसमें कहाँ है। दूसरा, मैंने यहां से फोर्स अप्लाई कर दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, वो यहां से स्मॉल h हाइट पे है और ये स्मॉल h हाइट पे है। स्मॉल h हाइट पे है तो इसके अंदर एक टेंडेंसी आएगी, टेंडेंसी राइट की तरफ स्लिप करने की आएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, स्टैटिक। क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू Static. इनटू एन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि No, म्यू इनटू sir. एन तो लिमिटिंग वैल्यू है। यहाँ पे बस ये जो फ्रिक्शन होगा वो F इज इक्वल टू एफ होगा। जितनी जरूरत है एज पर जरूरत, एज पर रिक्वायरमेंट उतना एक्ट कर रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में अभी ये mg एक्ट कर रहा है, और मैं मानता हूं यहां से कि जो पुरानी पोजीशन है नॉर्मल की वही बनी रहती है, अगर पहले था जब फोर्स नहीं अप्लाई किया था तब इस केस में देखो भाई, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, हाँ भाई नेट फोर्स तो 0 हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तुरंत तुमने टच किया और वो गिर गया, ऐसे तो नहीं होता है। कुछ एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो मान लो मैंने बहुत कम से कम फोर्स अप्लाई किया है, कुछ फोर्स ऐसे धीरे से अप्लाई कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है बस छुआ और उड़ गया, वो ऐसे नहीं है। तो यहाँ से कुछ फोर्स हमने अप्लाई किया और अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, टॉपल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में ये तो ठीक है, नेट फोर्स 0 है से ये आ गया, N इक्वल टू mg, ऊपर ऊपर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बैलेंस। नेट टॉर्क भी 0, नेट टॉर्क 0 अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट कोई सा भी पॉइंट ले लो। सेंटर ऑफ मास में ले लेता हूं, सेंटर ऑफ मास लूंगा और यहां से अगर n मैंने यहां दिखाया है तो n mg का टॉर्क 0। क्या इस एक्सटर्नल का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, क्या इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज सेंस में। मतलब कि अभी के केस में जैसे ही फोर्स एक्ट करेगा वैसे ही इसको टॉपल कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अब क्या होगा कि ये दोनों तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट तुरंत टॉपल नहीं करता है, मतलब कोई ना कोई एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क होना चाहिए। ये फोर्स क्लॉकवाइज में टॉर्क दे रहे हैं, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज में दे रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में दे रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो उसको कैंसिल करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। वो कोई ना कोई कौन होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि mg अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकता, mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो नॉर्मल क्या करता है, थोड़ा सा नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ से नॉर्मल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्यों शिफ्ट होगा, इनके टॉर्क को 0 करने के लिए। कैसे इनके टॉर्क को 0 करेगा, कि यहाँ से जो था पहले, यहाँ से ये दोनों फोर्स का टॉर्क था, फ्रिक्शन का टॉर्क था, अब ये नॉर्मल थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या करने लगेगा, ये इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो तुम ही खड़े हो हाँ सर। और तुम्हें इस साइड से लेफ्ट से कोई पुश कर रहा है और तुम गिर नहीं रहे हो, तो तुम्हारे राइट हैंड से थोड़ा सा फोर्स ऐसे बढ़ा दोगे, समझ रहे हो। वैसे ही टाइप का सिचुएशन होगा कि जब इस साइड से फोर्स होगा तो इस क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल करने के लिए नॉर्मल अपने पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा।
राइट साइड की तरफ, सो दैट कि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करके इन दोनों को कैंसिल कर सके और ऑब्जेक्ट अभी भी रोटेट ना करे। ये बात समझ में आई? नॉर्मल शिफ्ट हो गया। जब फोर्स sir. नहीं था तो नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे था, जब फोर्स एक्ट किया नॉर्मल शिफ्ट हो गया। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना है? नॉर्मल का, हाँ बोलो बोलो। अगर डिस्प्लेस हो जाएगा, नॉर्मल से डिस्प्लेस हो जाएगा, हाँ नॉर्मल डिस्प्लेस हो जाएगा राइट की तरफ यहाँ पे। तो ये बात समझ गया, नॉर्मल अपने सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया, नॉर्मल अभी यहाँ आ गया। फिर क्या हुआ कि अब लेकिन इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी है भाई? नॉर्मल की वैल्यू है mg। क्या नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? यस, फोर्स जीरो करके हमें नॉर्मल का मैग्नीट्यूड तो mg ही रहने वाला है। अब मान लो मैंने फर्दर थोड़ा सा फोर्स को और इंक्रीज कर दिया, थोड़ा और पुश किया और पुश किया, बट अभी भी ये नहीं गिर रहा है, अभी भी नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि अब नॉर्मल फिर क्या करेगा, जैसे पुराने केस में शिफ्ट हुआ था वैसे थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, और थोड़ा और शिफ्ट होके ये टॉर्क और बढ़ा देगा। कैसे टॉर्क बढ़ा देगा भाई? टॉर्क बढ़ाने के हमारे पास रास्ते हैं, या तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दें। तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड तो mg कांस्टेंट है, वो क्या कर रहा है, उस पॉइंट से अपनी डिस्टेंस ही बढ़ाते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा है। तो यहाँ से हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल इधर शिफ्ट होता जा रहा है, नॉर्मल इधर शिफ्ट होता जा रहा है, नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो गया, नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो गया। फोर्स बढ़ाते 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 नॉर्मल की मैक्सिमम शिफ्टिंग के लिए अवेलेबल स्पेस कहाँ पे है? जस्ट वो एज तक आ जाए। तो जब जो क्यूब है या जो ये ब्लॉक है, व्हेन दिस ब्लॉक इज अबाउट टू टॉपल, in that case normal is just at the corner, नॉर्मल जो है वो जस्ट इस कॉर्नर पे एक्ट कर रहा है, यहां तक आ गया। इसीलिए भाई नॉर्मल को अगर शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए और ज्यादा स्पेस मिलता तो फोर्स हम बढ़ाते जाते, वो नॉर्मल शिफ्ट हो के टॉर्क को कैंसिल करता जाता, ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं होता। यही रीजन है कि जो ब्रॉड बेस वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको टॉपल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि अगर हम ऐसे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और ऐसे रखते हैं तो टॉपलिंग किस में डिफिकल्ट होगी? इस केस में डिफिकल्ट होगी। क्यों डिफिकल्ट होगी? पहले नॉर्मल सेंटर पे था, अब जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे नॉर्मल जो है आराम से इतना रेंज मिल गया उसको मूव करने के लिए। और जो नैरो बेस है, नैरो बेस वाले में क्या है, अभी नॉर्मल पहले ऐसे था, अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होते होते बस मैक्सिमम इतना। तो जिसका जितना ज्यादा ब्रॉड बेस होगा नॉर्मल के मूवमेंट के लिए उतना फ्री स्पेस होगा, वो उतना मूव कर करके अपना क्लॉक टॉर्क को कैंसिल कर सकता है और ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रख सकता है। समझे ये चीज? मतलब हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही शिफ्टिंग होना स्टार्ट करेगा। हाँ, सेंटर पहले अगर फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास से ही शिफ्ट स्टार्ट होगा। ठीक है। सर इस केस में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड f प्लस स्मॉल f होगा क्या? अबे ये कैसे हो जाएगा? नॉर्मल तो वर्टिकल के इक्विलिब्रियम से ही होगा ना, n इक्वल टू mg, f प्लस f कैसे हो गया? नहीं ये सर, क्या? टॉर्क का जो इफेक्ट। टॉर्क का इक्वेशन लिखो तो पहले, यहाँ नॉर्मल का मैग्नीट्यूड तो लेकिन यही होगा ना, f इज इक्वल टू एम जी, नेट फोर्स जीरो तो y में जीरो और x में जीरो। अब मुझे फाइंड करना है भाई कि ये जस्ट अभी जस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट टू टॉपल, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू टॉपल, तो क्या होगा? जस्ट टॉपल करना है मुझे इसमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड मिनिमम फोर्स टू टॉपल दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक को टॉपल करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? तो अगर मुझे इसको गिराना है, टॉपल करना है, तो मुझे टॉर्क चाहिए, नॉन जीरो टॉर्क चाहिए। किस सेंस में चाहिए? क्लॉकवाइज में चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा कि कोई भी पॉइंट ले लेता हूं और उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दूंगा। कौन सा पॉइंट इसमें लेना चाहिए? यहाँ पे मैं टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लूंगा तो मुझे फायदा होगा? ये पॉइंट ले लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि दो फोर्स पास हो जाएगा, उसका लिखना नहीं पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो है H है
और ये जो है ये तुम्हें ये डायमेंशन बताया हुआ है, ये ए है। तो ओ के अबाउट mg का टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओ के अबाउट mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क ऑफ mg अबाउट ओ इज एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise. torque of f about o is clockwise. So net clockwise Clockwise. clockwise torque about o should be greater than equal to 0 if this object has to topple. लिमिटिंग केस में जस्ट जीरो पे बिल्कुल गिरने वाला होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क f इंटू एच क्लॉकवाइज माइनस क्यों, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा mg इंटू ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg a by 2h। तो व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू, f मिनिमम जो है वो mg a by 2h होना चाहिए। इसको मुझे सिर्फ टॉपल करना है, इसमें मुझे स्लाइड नहीं चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये जो है फोर्स अप्लाई करने पे स्लाइड लाइड नहीं करे, ये चुपचाप गिर जाए वहां पे, ठीक है, टॉपल कर जाए। तो स्लाइड नहीं करने की कंडीशन क्या होगी कि जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा और ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो वो जो इफ इफ ब्लॉक या ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, f शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग। f कितना है, f इज इक्वल टू f शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n, और n इज इक्वल टू mg। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, सो n इक्वल टू mg। तो ये क्या था, mg a बाई 2h, mg a बाई 2h लेस देन इक्वल टू म्यू mg, mg कैंसिल आउट, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई 2h। मतलब साइमल्टेनियसली अगर मैं ये भी चाहता हूं कि यार ये स्लाइड ना करे, तो व्हाट शुड बी मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज a बाई 2h। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कब, इफ म्यू इज जस्ट ये लिमिटिंग के लिए मैंने बोला है। सो इफ म्यू इज ग्रेटर देन a बाई 2h, देन उस केस में क्या होगा, टॉपलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लाइडिंग, टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, है ना। इफ म्यू इज लेस देन a बाई 2h, मतलब सरफेस थोड़ा सा कम स्मूथ, कम रफ है, स्मूथ टाइप का है, तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉपलिंग नहीं होगी। पहले क्या होगा, टॉपल करने से पहले ही स्लाइड कर जाएगा, तो उसमें होगी स्लिपिंग विदाउट टॉपलिंग। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो खिसक जाएगा, वो जो है टॉपल नहीं करेगा। और एग्जैक्टली इक्वल होगा, जैसे कुछ सोच रहे होंगे, ये बताइए एकदम a बाई 2h होगा तो क्या होगा, मुझे वो सब आगे पीछे से मतलब नहीं है। तो उसमें होगा कि टॉपलिंग अलॉन्ग विथ स्लाइडिंग, या स्लाइडिंग विथ टॉपलिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, स्लिपिंग विथ टॉपलिंग। स्लिपिंग विथ टॉपलिंग मतलब जो थर्ड केस बताया था, खिसकते खिसकते गिरना या गिरते गिरते खिसकना। स्लिप कैसे, थोड़ा टिल्ट होगा, ऐसे थोड़ा टिल्ट हुआ, फिर शिफ्ट हो गया, फिर से स्लाइड, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो हो जाएगा स्लिपिंग विथ टॉपलिंग। दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। सर इसका कोई एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल कर सकते हो अपने घर में, फ्रिज को थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर से जो है ऐसे शिफ्ट करोगे। सर थर्ड केस का। थर्ड केस, हाँ थर्ड केस में जैसे स्लाइड बहुत, दोनों प्रोसेस होंगे। थर्ड केस में मतलब अगर ऐसा दिया तो फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो स्लाइड टिल्ट होगा, टिल्ट होते ही वो स्लिप कर जाएगा, फिर से वो वर्टिकल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा टिल्ट होगा, फिर से वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे मतलब सोच सकते हैं इसमें किसी में। एग्जाम्पल कौन सा होगा, दोनों प्रोसेस। एग्जाम्पल तो ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपल करते करते हुए चले, मतलब वो हम देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्लाइड करते हुए,
वो कंप्लीटली टॉपल भी नहीं होगा, कंप्लीटली स्लाइडिंग भी नहीं होगा, दोनों थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा एक साथ। जस्ट इस केस में ये होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो टॉपलिंग हो जाएगी, थोड़ा सा भी कम होगा तो एग्जैक्टली ये चीज मैनेज करना भी मुश्किल है। तो ऐसे ऐसा है, समझ रहे हो? यस सर। हम्म। Yes, sir. तो ये हो गया भाई टॉपिक। जस्ट स्लिप स्लाइड। तो सर ये स्लाइडिंग अलग है, टॉपलिंग जो होता है वो तो बहुत रेयर केस में होता होगा। स्लाइडिंग विथ टॉपलिंग, स्लाइडिंग विथ टॉपलिंग। यस सर। नहीं, जैसे जैसे मान लो अभी दिवाली वाली आई रही है, साफ सफाई मान लो करते हो तो कबर्ड वबर्ड जो होता है, कबर्ड को या फ्रिज को थोड़ा सा पुश किया जाता है। तो जो हम लोग की हाइट है उसमें अगर कोई पुश कर रहा है तो कभी वो ऐसे लगेगा कि वो फॉल हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कोई नीचे कर देगा, तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा टिल्ट होके फिर स्लिप करता है, फिर थोड़ा सा टिल्ट होके स्लिप करता है, इस टाइप से। अब ऐसा होता नहीं है, मतलब एकदम बहुत फाइन बैलेंस, एकदम बैलेंस चाहिए उसके लिए। करने के लिए कर सकते हो, लेकिन चांस है कि वो गिर जाए तुम्हारे सिर पे ही चाहे दूसरे साइड, इसीलिए करना मत ये सब, ऐसा है। तो टॉपलिंग में क्या होता है, टॉपलिंग भी हमारा इक्विलिब्रियम का ही केस है, बस उसमें नॉर्मल शिफ्ट होता रहता है। अगर मैं फोर्स इस साइड से लेफ्ट से अप्लाई कर रहा हूँ तो नॉर्मल राइट साइड में जाएगा, फोर्स अगर राइट से अप्लाई करूंगा तो नॉर्मल लेफ्ट साइड में जाएगा। तो उसके लिए मूवमेंट के लिए स्पेस हमारे पास है, जितना ब्रॉड बेस होगा उतना ये शिफ्ट करेगा। तो स्लाइडिंग सर स्लाइडिंग में अगर हम फोर्स राइट साइड से अप्लाई कर रहे हैं तो सर नॉर्मल भी सर उधर ही क्यों शिफ्ट हो रहा है, ऑपोजिट साइड में क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा है? टॉर्क को कैंसिल करना है ना, ये फोर्स जो है सर वो अगर कोई क्लॉकवाइज अगर में कोई टॉर्क, रॉड होगा अगर नॉर्मल इधर ही सर शिफ्ट हो जाएगा तो वो टॉर्क और बढ़ा देगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और नॉर्मल अगर सर इस साइड अगर आएगा। कोई डाउन साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो सर नॉर्मल को तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। डाउन साइड मतलब देखो, डिस्कनेक्ट होने वाला भी रिकनेक्ट करना, और